अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कल हमने ये मीडिया क्यूरीज को कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो फ्लेक्स बॉक्स हमने आज करना है और आज इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी फ्लेक्स बॉक्स के बाद सीएसएस को अपने वाइंड अप कर दें, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में बूटस्ट्रैप करेंगे इस तरह, और उसके बाद गिट पे जाएंगे, इस तरह की चीज़ें करेंगे। आपका नाम क्या था? आपका नाम अली हसन है। अली हसन, क्या कहते हैं, आपको बेसिक्स का पता है वेब की? कुछ ना कुछ एचटीएमएल सीएसएस पहले आपने किया हुआ है? कुछ भी नहीं किया हुआ? अच्छा, अभी स्टार्ट लेना है। तो आज के लेक्चर की ना मुझे 100% यानी कि मैं श्योर हूँ आपको कुछ समझ नहीं लगेगी आज के लेक्चर की, क्योंकि जब तक इसकी बेस का ना पता हो तो इसकी बिल्कुल भी समझ नहीं। आपको इफ्तिकार भाई ने भेजा है ना? इफ्तिकार भाई ने कल मुझसे बात की थी, तो मैंने उनको बताया था कि यानी कि दरमियान में कोई भी इंसान आ जाए, कोई भी स्टूडेंट आ जाए, बल्कि 2 लेक्चर के बाद ही आप कह लेंगे अगर कोई आ जाए, तो उसको बिल्कुल भी समझ नहीं लगती प्रोग्रामिंग की या वेब डेवलपमेंट की। तो आज के लेक्चर की आपको समझ नहीं लगेगी। अगर यानी कि आपने सीखना होगा ना, तो आपको कुछ ना कुछ बेस अपनी पहले बनानी पड़ेगी। लेकिन आप बैठें, कोई इश्यू नहीं। अच्छा, फ्लेक्स बॉक्स हमने यहाँ देखना है। अच्छा, बिफोर द फ्लेक्स बॉक्स लेआउट मॉड्यूल देयर वर 4 लेआउट मोड्स, ठीक है। फ्लेक्स बॉक्स के लेआउट मॉड्यूल से पहले वो कहता है कि हमारे पास 4 थे मोड्स लेआउट बनाने के लिए। उनमें कौन-कौन से? एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते थे, ठीक है। इनलाइन एलिमेंट्स, उसके बाद टेबुलर डाटा के लिए, ठीक है। टेबल में हम डाटा वगैरह जो शो करते हैं। उसके बाद पोजीशनड एलिमेंट्स हमने सीखा था कि पोजीशन फॉर एक्सप्लिसिट पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट, कि किसी खास एलिमेंट को ही अगर हमने किसी जगह पे पोजीशन वगैरह करना है, इस तरह से हम लेआउट डिफाइन करते थे। 4 तरीके पहले मौजूद थे, वो 4 हमने किए हुए। द फ्लेक्सिबल बॉक्स लेआउट मॉड्यूल, जिसे फ्लेक्स बॉक्स कहते हैं, मेक्स इट इजियर टू डिजाइन फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्सिव लेआउट स्ट्रक्चर विदाउट यूजिंग फ्लोट और पोजीशनिंग। वो कहता है कि फ्लेक्स बॉक्स का जो लेआउट मॉड्यूल है, वो हमारी वेबसाइट के डिज़ाइन, फ्लेक्सिबल डिज़ाइन, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाने में एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। और हम फ्लोट और पोजीशनिंग के बगैर भी एक बेहतर रिस्पॉन्सिव लेआउट तैयार कर सकते हैं, ठीक है। पहले जो हमने लास्ट टाइम किया था वो फ्लोट के साथ हम कर रहे थे, ऐसे फ्लोट के साथ ही आपने किया था। लेकिन आज के बाद से आप फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये ब्राउज़र सपोर्ट। अच्छा, लास्ट टाइम जब हम एक बात कर रहे थे कि मैंने आपको बताया था कि कई चैप्टर ऐसे आएँगे जिसमें ब्राउज़र सपोर्ट वो बता देता है। फिर हमने ढूँढने की कोशिश भी की थी, लेकिन हमें ये सेक्शन नहीं मिला था। तो देखिए, इसमें ये बता भी रहा है कि हमें ये फ्लेक्स बॉक्स को कौन-कौन से ब्राउज़र सपोर्ट कर रहे हैं अब। वो क्रोम भी कर रहा है, एज भी कर रहा है, फायरफॉक्स भी कर रहा है, सफारी भी कर रहा है, और ओपेरा, कोई भी आप ब्राउज़र ले लें, ये सारे ही सपोर्ट कर रहे हैं फ्लेक्स बॉक्स को। अच्छा, उसके बाद फ्लेक्स बॉक्स के एलिमेंट्स देख लेते हैं कि फ्लेक्स बॉक्स अब काम किस तरह करता है। हम इसमें लेआउट को किस तरह से आगे पीछे, यानी कि किस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। टू टू स्टार्ट यूजिंग फ्लेक्स बॉक्स मॉडल, यू नीड टू फर्स्ट डिफाइन अ फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर। कि अगर तो आपने फ्लेक्स बॉक्स मॉडल को यूज़ करना है, तो सबसे पहले वो कहता है कि आपने एक फ्लेक्स बॉक्स का एक कंटेनर डिफाइन करना है, फिर ये चीज़ें काम करेंगी। फ्लेक्स बॉक्स में क्या होता है कि आप के जो बॉक्सेस जो है ना, इस तरह से फ्लेक्सिबल हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। आपने जितने भी डिव एलिमेंट्स बनाए हैं वो सारे ऑटोमेटिकली फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ऑटोमेटिकली उनके ये रीसाइज वगैरह देखे हो रही हैं। तो वो कहता है कि इस तरह का मॉड्यूल बनाने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने कंटेनर डिफाइन करना है। कंटेनर किस तरह डिफाइन करेंगे? कंटेनर सिंपली आपने डिफाइन करना है एक डिव के साथ। डिव के अंदर आप जितने भी मजीद चाइल्ड एलिमेंट रखेंगे, वो ऑटोमेटिकली ही फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। फ्लेक्सिबल मीनिंग लचकदार, यानी कि उसको इजीली कहीं पे भी लेकर जाना, आगे पीछे करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। फ्लेक्सिबल हो जाएंगे बिल्कुल। तो ये बनाने के लिए वो क्या कहता है, सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? एक कंटेनर, एक फ्लेक्स कंटेनर होना चाहिए। तो फ्लेक्स कंटेनर किस तरह बनाते हैं? हम सिंपली एक डिव का एलिमेंट ले लेते हैं, उसको कोई भी क्लास दे दें, फ्लेक्स क्लास का नेम
भी दे दें और हमने क्या करना होता है, सिंपली एक प्रॉपर्टीज पे अटैच कर देनी है इसके साथ। वो कौन सी है? डिस्प्ले फ्लेक्स। इसकी एग्जांपल देख लें। इसको छोड़ दें। ये देखें, सबसे पहला स्टेप हमने एक डिव डिफाइन करना है, उसको क्लास दे दें फ्लेक्स कंटेनर। ठीक है, और यहाँ पे वो डिव क्लोज हो गया। ठीक है, अच्छा, इस फ्लेक्स कंटेनर को हमने जो क्लास देनी है डिस्प्ले फ्लेक्स की। अच्छा, ये चीज लाजमी है फ्लेक्स बॉक्स के लिए, तभी इसके अंदर के तमाम एलिमेंट्स वो फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, जिसको हम इजीली मैनेज कर सकते हैं अपने लेआउट बनाने के लिए। हाँ, बस इसका रट्टा लगा लें कि डिस्प्ले फ्लेक्स। बस डिस्प्ले फ्लेक्स करना है कंटेनर को, सिर्फ एक कंटेनर को फ्लेक्स प्रॉपर्टी दे देनी है, और इसके अलावा इसके चिल्ड्रन के साथ नहीं खेलना। अभी चिल्ड्रन जो इसके अंदर है उसको आप बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं, मार्जिन दे रहे हैं, वो सारी चीजें कर रहे हैं। अच्छा, अब एक चीज आपने देखनी है कि जैसे ही हमने फ्लेक्स कंटेनर कर दिया, अगर हम इसको कंटेनर ना करते तो ये चीज़ें इस तरह से बाय डिफॉल्ट आपको पता है कि जितने भी हमारे पास HTML के डिव एलिमेंट्स होते हैं वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं। जैसे ही आपने इसको फ्लेक्स कर दिया, इसके अंदर के जितने भी बॉक्सेस थे अब वो फ्लेक्सिबल हो चुके हैं। अब उन्होंने इस तरह से काम करना है, वन बाय वन आ जाएंगे। इनलाइन नहीं हुए, ये फ्लेक्सिबल हो गए। हाँ, उसके चिल्ड्रन बन गए हैं उसके फ्लेक्सिबल। ये यानी कि अब हम एक अलहदा से ही मोड में चले गए, लेआउट बनाने के मोड में। कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं किया, वो फ्लेक्स के चिल्ड्रन बन गए हैं। अच्छा, बाद में इसको क्या कहते हैं, ये जो डिव जो अंदर वाले हैं, इसको बैकग्राउंड कलर लगा हुआ है, मार्जिन, पैडिंग, फॉन्ट साइज, ये तो आपको सारों को पता है, ये वो नॉर्मल चीजें हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर उसने ग्रे किया हुआ है, मार्जिन उसने 10 पिक्सल दिया हुआ है, पैडिंग उसने 20 पिक्सल इसके अंदर की पैडिंग दी हुई है, और ये फॉन्ट साइज उसने 30 पिक्सल रखा हुआ है। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, यानी कि ये सिर्फ समझाने का है कि मेन जो हमारे पास कंटेनर जो है वो फ्लेक्स, हमें इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करना है। यहाँ तक क्लियर है? फिर अभी इसके आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज फ्लेक्स कंटेनर की। अच्छा, जो कहते हैं जब पेरेंट एलिमेंट को हम कंटेनर बना बना देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद, तो कहते हैं जब वो कंटेनर बन जाता है, फिर हमारे पास बहुत सारे और ऑप्शंस आ जाते हैं। हमारे पास बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज मजीद मिल जाती हैं जो अब हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जब तक हमने उसको डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं किया था, तब तक हमारे पास ये सारी प्रॉपर्टीज मौजूद नहीं थी, हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। जब हमने डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी दे दी है इसे, फ्लेक्स कंटेनर को, अब हमारे पास ये सारी प्रॉपर्टीज भी आ गई हैं। हाँ, ये भी कंटेनर पे ही इम्प्लीमेंट होंगी। अब ये जितनी प्रॉपर्टीज आ रही हैं ये फ्लेक्स कंटेनर की आ रही हैं। ये वाला जो है ना टॉपिक अब फ्लेक्स कंटेनर का। अच्छा, अब ये प्रॉपर्टीज क्या करती हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन। ये जो हमारे पास जो बॉक्सेस, जो अंदर वाले बॉक्सेस थे ना, ये फ्लेक्सिबल बन चुके हैं। अब हम इन पे प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ को रखनी है, ये रो वाइज जाने चाहिए या फिर वर्टिकली जाने चाहिए। ये कर सकते हैं, इसको स्टार्ट में डिस्प्ले होना चाहिए या एंड में डिस्प्ले होना चाहिए या सेंटर में डिस्प्ले होना चाहिए। अब ये सारी चीजें हम इसको खेलेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये फ्लेक्स डायरेक्शन। अच्छा, वो कहता है कि फ्लेक्स डायरेक्शन के साथ अगर हम डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दें, जिसको बंद कर दें इसे। अच्छा, बल्कि कोशिश किया करें जब एंटर हो जाते हैं ना सारे,
ये हमेशा इसको लॉक करना है क्योंकि हम यहाँ पर एक पढ़ रहे हैं, हमारा कोई ज़रूरत नहीं है किसी से ये डिस्कस वगैरह करने की। अच्छा, फ्लेक्स डायरेक्शन, बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स की डायरेक्शन जो है वो रो होती है, ठीक है? जब अगर हम इसको कॉलम की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो ठीक है, हमारे पास फ्लेक्स की डायरेक्शन को हमने क्या कर देना है, कॉलम। जब कॉलम कर देंगे, तो इसने ऑटोमैटिकली कॉलम वाइज़ मूव कर जाना है। ये देखिए, ठीक है? अगर ये फ्लेक्स की डायरेक्शन को हम सेट ना करें, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी डायरेक्शन होती है, वो रो होती है। अच्छा, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करने से अब ये कॉलम वाइज़ शो होना हो जाएँगे। ठीक है, 1, 2, 3। अच्छा, फ्लेक्स डायरेक्शन की अब और भी वैल्यूज़ हैं। एक कॉलम रिवर्स, ठीक है? जब हम इसको रिवर्स कर देंगे, तो ये चीज़ें रिवर्स में आ गई ऑटोमैटिकली। तो हम अपने लेआउट को ऊपर से नीचे अगर लेकर आना चाहें, तब भी कर सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसी तरह बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होती है? रो। तो अगर हम रो रिवर्स कर दें, REVERSE, सही स्पेलिंग लिखें, तो अब ये देखें ये चीज़ें रिवर्स हो गई हैं। अब जब रिवर्स हो गई हैं, तो फिर ये राइट टू लेफ्ट काम कर रही हैं, और ये राइट टू लेफ्ट ही काम करेंगे जब हम इसे रिवर्स कर देंगे, ठीक है? तो वो यही बता रहे हैं। जी जी, ये भी कर सकते हैं, ये करेंगे अभी आगे जाके, आप आगे आके वो प्रॉपर्टीज आएंगी, मजीद आएंगी। अच्छा, ये कॉलम रिवर्स, उसके बाद वो कहता है कि लेफ्ट टू राइट, द रो वैल्यू स्टैक्स द फ्लेक्स आइटम हॉरिजॉन्टली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अरे ये बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट टू राइट है, और अगर रो रिवर्स कर दें, तो बता रहा है कि बट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, के ठीक है, और राइट से लेफ्ट अब हो जाएंगी अगर हम रो रिवर्स कर दें। तो हमने ये सारी चीज़ें करके देख ली, ठीक है? अच्छा, उसके बाद द फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी, अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, कौन सी? फ्लेक्स डायरेक्शन। अब ये दूसरी प्रॉपर्टी आ गई, फ्लेक्स रैप। अभी फ्लेक्स रैप अगर फर्ज करें हमारे पास ज़्यादा बॉक्सेस हम रखना चाहते हैं, तो फिर ये रैपिंग वाली चीज़ें आ जाती हैं। अगर हम ना करें रैप, ठीक है? अच्छा, ये इसके लिए कि किस चीज़ को 100 पिक्सल दी हुई थी, एक ही में ले आया, लेकिन ना ये देखें, अब ये जो विथ जो है, अब ये देखें ये 100 पिक्सल नहीं हो रहा। हमने हर ये चाइल्ड एलिमेंट को हमने जो विथ कितनी दी हुई है, 100 पिक्सल दी हुई है, लेकिन ये विथ के हिसाब से ये 100 पिक्सल नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं कि 100 पिक्सल ही रहे, इसका साइज ठीक हो, और ये रैप हो जाए, कि बाकी जितनी भी चीजें बढ़ रही हैं वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए, ये बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट लाइन में नहीं आने देगा। हम चाहते हैं कि नेक्स्ट लाइन में आ जाए, तो फिर हम क्या करेंगे? फ्लेक्स रैप, रैप, इसको रैप कर दो आप। जब वो रैप करेगा, तो ये देखें अभी ये बॉक्सेस इस तरह से डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली नई लाइन में आना शुरू हो जाएंगे। ये है 100 पिक्सल ही, इसकी विथ 100 पिक्सल है। अब जैसे आगे लेके जाएंगे, ऑटोमेटिकली ये नीचे जाते जाएंगी चीज़ें। हाँ, ये अगर फर्ज करें इमेज गैलरी वगैरह है ना, कई मर्तबा, तो ये उस चीज़ के लिए बेटर होता है, ऑटोमेटिकली वो नीचे जाते जाएंगी। हाँ, इमेज के लिए, जी जी बिल्कुल। उसके लिए हम दूसरी चीज़ें यूज़ करेंगे, उसके लिए फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक की प्रॉपर्टी वो आगे जाके आएगी अभी। हाँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं अभी।
और एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, फ्लेक्स बॉक्स जो है, ये लेआउट बनाने के लिए यूज़ होता है। लेआउट बनाने के लिए, बॉक्सेस के साथ खेलने के लिए। बाकी सारी चीज़ें तो हम पहले पढ़ चुके हैं, कलर वगैरह, बैकग्राउंड, वो सारी चीज़ें कर चुके हैं। ये लेआउट बनाने के लिए स्पेसिफिक है। अच्छा, ठीक है, ये हमने कर लिया। अच्छा, द नो रैप वैल्यू स्पेसिफाइज दैट द फ्लेक्स आइटम्स विल नॉट रैप, कि ठीक है, अगर इसके में फ्लेक्स रैप में हमारे पास 2 वैल्यूज़ आती हैं, एक रैप कर दो या फिर एक नो रैप। बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी वैल्यू वो क्या होती है? नो रैप। तो अगर हम नो रैप कर देंगे, तो जैसे रैपिंग नहीं हो रही, एक ही लाइन में सारी चीज़ें डिस्प्ले हो रही थी, तो ये वैसे ही डिस्प्ले होंगी। अच्छा, उसके बाद एक रैप रिवर्स का ऑप्शन भी है। रैप रिवर्स क्या करता है? रैप रिवर्स ने इसको 12 से लेकर शुरू हो जाना है। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इस तरह से काम करेगा फिर। ये देखें, ठीक है, 12, 11, 10, 9, 8, ये रैप हो रहा है, लेकिन ये ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5। ठीक है, जो 12वें नंबर वाली चीज़ है, ये ऊपर जा चुकी है अब। जब जब हम रैप कर रहे थे, तो ये ऑप्शन 1 टू, यानी कि ये असेंडिंग ऑर्डर में चीज़ें चल रही थी। अब जब हमने रैप रिवर्स कर दिया, तो अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गई हैं चीज़ें। ठीक है, जी बिल्कुल। ठीक, क्लियर। अच्छा, उसके बाद द फ्लेक्स फ्लो प्रॉपर्टी। अच्छा, फ्लेक्स फ्लो प्रॉपर्टी अलग से कुछ भी नहीं करेगी। ये क्या कहते हैं? द फ्लेक्स फ्लो प्रॉपर्टी इज अ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फॉर सेटिंग बोथ द फ्लेक्स डायरेक्शन एंड फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टीज। जो चीजें हम पहले कर चुके हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप के क्या था, फ्लेक्स रैप के साथ, ये फ्लेक्स फ्लो की प्रॉपर्टी दोनों के लिए यूज होती है, कि अगर हम दोनों चीज़ों को इकट्ठे यूज करना चाहते हैं, तो इसके लिए यूज की गई है फ्लेक्स फ्लो की प्रॉपर्टी। आप दोनों को एक साथ ही डिफाइन कर दें। ठीक है, पहले में आपने रो डिफाइन कर दिया, दूसरे में आपने रैप कर दिया। ठीक है, मजीद तो नहीं एक्सप्लोर करने की जरूरत। जस्टिफाई कंटेंट, ये जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूज होती है। द जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी इज यूज टू अलाइन द फ्लेक्स आइटम, कि आपने किस तरफ को रखना है अपनी चीज़ों को। सेंटर में रखना है, राइट साइड पे लेके जाना है, या फिर लेफ्ट साइड पे लेकर आना है, या दरमियान में स्पेसेस देनी है। ठीक है, इससे पहले ये चीज़ें इतना इजीली पॉसिबल नहीं थी। बाय डिफॉल्ट जस्टिफाई कंटेंट, इसकी वैल्यू होती है फ्लेक्स स्टार्ट। बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये फ्लेक्स बॉक्स इस तरह से डिस्प्ले होते हैं, ऐसा ही है ना? तो अगर हमें फ्लेक्स बॉक्सेस को सेंटर में लेकर आना है, ठीक है, तो उसके लिए की वैल्यू अगर सेंटर कर दें, तो ये सेंटर में आ जाएगी। इसी तरह फ्लेक्स एंड कर दें, ठीक है, तो ये राइट साइड पे आ जाएगी। फ्लेक्स एंड कर दें, तो ये राइट साइड पे आ जाएगी बॉक्सेस। इसकी मजीद भी वैल्यूज हैं। स्पेस अराउंड, स्पेस अराउंड करने से क्या होगा, ये दरमियान में स्पेस मिल जाएगी हमारे पास, ये देखें। ठीक है, आपस में दरमियान में स्पेस क्रिएट हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, इधर से स्पेस मिल गया इसको, और इधर से ही इस बॉक्स को इतनी स्पेस मिल गई। फिर दूसरे बॉक्स के लिए भी तकरीबन इतना स्पेस, और राइट साइड से भी इतनी स्पेस। फिर तीसरे बॉक्स के लिए भी तकरीबन इधर से इतनी स्पेस, और इधर से इतनी स्पेस। ठीक है, तो ये स्पेस अराउंड, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगी फिर। ये फ्लेक्सिबल है ना, आप जितनी मर्जी इसकी विड्थ रख दें। अगर आप 200 पिक्सल करेंगे, तो इसने ऑटोमेटिकली ही एडजस्ट करना है अपने आप को। फर्ज करें 130 पिक्सल रख दें,
तो ये ऑटोमेटिकली ही कैलकुलेट कर रहा होगा। बिल्कुल एडजस्ट कर लेगा। अगर ये डिव का साइज ज्यादा बड़ा होता है तो इसने ऑटोमेटिकली ही अब एडजस्ट करना है खुद को। तभी तो इसको फ्लेक्स बॉक्स कहा जाता है, फ्लेक्स बॉक्स मॉड्यूल, कि ये फ्लेक्सिबल है, लचकदार है। क्लियर है? अच्छा, अब स्पेस बिटवीन, अभी हमने देखा था स्पेस अराउंड, ठीक है? अराउंड, हर तरफ, इर्द गिर्द हर तरफ से स्पेसेस दे दो। अब क्या क्या देख रहे हैं हम? स्पेस बिटवीन, बिटवीन का मतलब दरमियान में, ठीक है? इसने स्टार्ट तो यहाँ से ही होना है, इस बॉक्स ने। ये करके दिखाता हूँ आपको, स्पेस बिटवीन, इसने स्टार्ट यहाँ से ही होना है और इसने स्टार्ट यहाँ से ही होना है। अब ये इनके दरमियान में सिर्फ स्पेसेस आ गई हैं, इसने शुरू से नहीं स्पेसेस ली। जब स्पेस और हमने अराउंड यूज किया था तो हर तरफ से इसको स्पेसेस मिल रही थी। अब जब बिटवीन हमने कर दिया तो दरमियान में स्पेस आ गई है, नहीं मिलेगी। क्लियर है? तो ये कुछ वैल्यूज थी ये जस्टिफाई कंटेंट की। जस्टिफाई कंटेंट क्लियर है? अहमद, क्लियर है? लग रही समझ? कर नहीं नहीं, जाहिर सी बात है, जब प्रैक्टिस करेंगे उस टाइम मजीद बेहतर हो जाएगी। लेकिन अभी एट द पॉइंट, यानी कि जिस हम पॉइंट पे खड़े हैं, जो चीजें हम कर रहे हैं उसकी लग रही है समझ आपको? आपने एक चीज ध्यान में रखनी है, ये हम फ्लेक्स बॉक्स जो यूज कर रहे हैं वो सिर्फ लेआउट बनाने का एक मॉडल है। जो चीज हम पहले उसके साथ कर रहे थे, फ्लोट के साथ कर रहे थे, उसको आसान करने के लिए ये चीज आ गई है। फ्लोट जब हम यूज करते थे आपने देखा था कि अक्सर अगर आप क्लियर की प्रॉपर्टी ही यूज ना करें तो उसकी वजह से सारे का सारा लेआउट खराब हो जाता था। तो इसमें उस तरह के इश्यूज वगैरह नहीं बन रहे होंगे। और एक मरतबा जब आपका हाथ इस चीज पे सेट हो जाएगा तो आप कहेंगे वाकई यार ये दुनिया बदल गई फिर। बिल्कुल, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद अलाइन आइटम्स। अभी जो हमने देखा, जस्टिफाई कंटेंट के साथ हम हॉरिजॉन्टली चीजों को आगे पीछे कर रहे हैं, ठीक है? ये अलाइन आइटम्स के साथ हम क्या करेंगे? वर्टिकली चीजों को आगे पीछे करेंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल सी आसान है। अच्छा, इसके लिए क्या कहते हैं, वो कहता है कि इन एग्जांपल्स को समझने के लिए, ठीक है, उसने क्या किया है, उसने कंटेनर को 200 पिक्सल की हाइट दे दी है ताकि हम आसानी से समझ सकें। तो अब देखते हैं। अच्छा, अगर हम इसको ना रखें तो बाय डिफॉल्ट अलाइन आइटम्स जो है ना, ये फ्लेक्स बॉक्स के अंदर जितनी भी आइटम्स हैं ये स्ट्रेचेबल होती हैं, ठीक है? इसने टॉप टू बॉटम एंड तक अपने आप को कवर कर लेना है। इसके चाइल्ड जितने भी हैं, ये div 1 2 3 जो भी है, ये टॉप टू बॉटम ऑटोमेटिकली ये स्ट्रेच हो जाएंगे। कुछ भी नहीं दी, ये ऑटोमेटिकली स्ट्रेच हो जाएंगे बाय डिफॉल्ट। इसकी वैल्यू जो है अलाइन आइटम, अलाइन आइटम्स स्ट्रेच, ये बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू सेट है पहले से ही। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये स्ट्रेच ना हो, इसके अंदर जितना कंटेंट है उस हिसाब से काम करे, तो इसके लिए अगर हम इसको फ्लेक्स स्टार्ट कर देंगे तो ये बॉक्सेस जो हैं अब ये ऊपर वाली साइड पे डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर हम इसको सेंटर की वैल्यू दे देंगे तो ये वर्टिकली सेंटर हो जाएंगे, ठीक है? ये अलाइन आइटम्स के साथ हम करेंगे। ये तीसरी इसकी प्रॉपर्टी थी।
जी, बिल्कुल, बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएंगी, ऐसे ऐसे ही है। और ये फ्लेक्स बॉक्स के आगे आप देखेंगे कि इसमें चीज़ों को सेंटर करना कितना आसान हो जाएगा। देखिए ना, अभी बल्कि हमने यहाँ पे लाइन आइटम सेंटर किया, इसी के साथ जस्टिफाई कंटेंट, इससे पहले वाली जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे, चीज़ें बिल्कुल सेंटर में आ गई, एग्जैक्ट सेंटर में, हमें कोई किसी चीज़ की कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर ये चीज़ हमारे पास ना होती तो फिर हम पैडिंग के साथ करने की कोशिश करते थे चीज़ों को, पैडिंग के साथ और बहुत सारी चीज़ें, बल्कि वर्टिकली चीज़ों को सेंटर करना आसान नहीं था। जब फ्लेक्स बॉक्स आ गया है, इसमें वर्टिकली चीज़ों को सेंटर करना बहुत आसान हो गया। वो चाहे आपका ए, जो मेन कंटेनर है, वो चाहे जितनी मर्जी उसकी प्रॉपर्टी हो, 600 इसकी हाइट है, तो ये देखिए हमेशा हम इसको सेंटर में रख सकते हैं किसी भी एलिमेंट को। ठीक है, तो एक तो हमारे पास अलाइन आइटम सेंटर का ऑप्शन आ गया। ठीक है, इससे चीज़ें सेंटर हो जाएंगी। फ्लेक्स स्टार्ट करने से ये चीज़ें स्टार्ट में चली जाएंगी, ऊपर टॉप में। फ्लेक्स एंड कर दें तो ये चीज़ें नीचे आ जाएंगी। उसके बाद स्ट्रेच कर दें तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कह रहा है कि ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही होती है। अगर हम इसको ना भी लिखें तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये स्ट्रेच ही हो जाएंगी। तो जिस तरह मैंने करके दिखाया, अगर तो हम नहीं भी लिखते, अब ये देखें ये स्ट्रेच है, हो गई है। जब हमने डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया उसके बाद ये स्ट्रेच होनी है। अच्छा, ये बेस लाइन, इस बेस लाइन के टॉपिक को भी छोड़ दें, क्योंकि इसने एडजस्ट होना होता है फ़ॉन्ट साइज़ के हिसाब से। ठीक है, और फ़ॉन्ट साइज़ इससे पहले फ़ॉन्ट साइज़ के बेस लाइन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर तो हम इसको करने लग जाएँगे, इसमें फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा फ़ॉन्ट साइज़ के हिसाब से के बेस लाइन को समझने में। तो ये हम बाद में भी देखेंगे। ठीक है, तो अलाइन आइटम्स, ये चीज़ कवर यहाँ पे क्लियर कवर हो जाती है। इस वैल्यू को आप छोड़ दें, और इसने बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं होना फिलहाल। ठीक है, तो हमारी 3 प्रॉपर्टीज़ जो हैं फ्लेक्स बॉक्स की, वो कवर हो चुकी हैं। कौन-कौन सी हो गई हैं? फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स रैप, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स, एक और भी हुई है। वो तो वैल्यू थी ना? नहीं, वो तो हम बता दिए। फ्लेक्स फ्लो, वो जो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, वो शॉर्ट हैंड किस चीज़ की थी? फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स फ्लेक्स रैप। जी बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद अलाइन कंटेंट। अब ये अलाइन कंटेंट और अलाइन आइटम्स में इसमें थोड़ा सा फर्क है। अभी हमने जो पढ़ा था वो क्या था? अलाइन आइटम्स। अब ये आ रही है अलाइन कंटेंट, कंटेंट को अलाइन करना। अच्छा, वो कहता है द लाइन कंटेंट प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू अलाइन द फ्लेक्स लाइंस। ये फ्लेक्स के दरमियान में जो लाइंस क्रिएट होती हैं, ये उसको अलाइन करने के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, ये अभी आपको समझाऊंगा। अभी जब तक हमारे पास ये थी ना, क्या कहते हैं, चंद बॉक्सेस थे, दो तीन, ठीक है, तीन चार बॉक्सेस थे, उस टाइम तो अलाइन आइटम्स प्रॉपरली समझ लग रही थी। ठीक है, उस टाइम तक अलाइन कंटेंट की इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं थी। लेकिन जब हमारे पास बॉक्सेस बढ़ेंगे, उस टाइम फिर अलाइन कंटेंट की प्रॉपर्टी भी काम में आएगी, कि हमारे पास ये जो आई ये दो रो जो बन रहे हैं, ठीक है, इसके कंटेंट को अब किस तरह हमने अलाइन करना है। अच्छा, वो कहता है कि इन दीज एग्जांपल्स वी यूज अ 600 पिक्सल हाइट कंटेनर। ठीक है, इसको समझने के लिए उसने कंटेनर को मजीद बड़ा कर दिया ताकि बेहतर समझ लग सके हमें। अच्छा, अब ये देखिए। एक मिनट, स्पेस,
ठीक है। अच्छा, द अलाइन कंटेंट वो कह रहा है कि द स्पेस बिटवीन वैल्यू। अब अलाइन कंटेंट के अंदर वैल्यूज कौन कौन सी आ रही हैं, अब उसको देखते हैं। अच्छा, तो कहता है द स्पेस बिटवीन वैल्यू, ये वाली वैल्यू अलाइन कंटेंट के लिए वो क्या करता है, वैल्यू डिस्प्ले द फ्लेक्स लाइंस विद इक्वल स्पेस बिटवीन देम। ठीक है। अब दो लाइन जो इसके दरमियान क्रिएट हो रही है, अब हम उसको डिफाइन कर रहे हैं कि चीज़ों ने किस तरह से डिस्प्ले होना है। अगर हम स्पेस बिटवीन कर देंगे तो ये जितनी भी स्पेस जो है अब इस बॉक्स के दरमियान में, ये स्पेस जो है दरमियान में शो हो रही है बिटवीन। अगर हम स्पेस अराउंड कर दें तो अब ये उस तरह ही काम कर रहा है जो हमने जस्टिफाई कंटेंट में जो चीज़ें देखी थी कि स्पेस जो है वो अराउंड आ गई है हर तरफ से। ठीक है। इधर से भी इतनी स्पेस मिल गई है टॉप से, और इसको बॉटम से भी इतनी स्पेस मिल गई है ऑटोमेटिकली। बाद में ये नीचे वाली रो को भी टॉप से इधर से लेकर यहाँ तक स्पेस मिल गई है, और इसको नीचे से भी उतनी ही तकरीबन स्पेस मिल गई है, यानी कि दरमियान में स्पेसेस आ गई हैं इसके। हम अगर इसको चाहे जितना मर्जी बड़ा कर लें, ये स्पेस ऑटोमेटिकली इसको मिल जाएगी। हमें खुद से पिक्सल कैलकुलेट करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा ऑटोमेटिकली खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएंगी। ठीक है। उसके बाद स्पेस राउंड देख लिया। अच्छा, अलाइन कंटेंट स्ट्रेच, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू भी है, वो क्या होती है, स्ट्रेच। अगर हम कोई भी कुछ भी यूज़ ना करें तो बाय डिफ़ॉल्ट इसने क्या होना है, स्ट्रेच। कि हमारा जो रैपिंग जो हो रही है ना, ये जितने भी हमारे पास बॉक्सेस हैं, ठीक है, वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रेच हो जाएंगे। ठीक है, जिस तरह लाइन आइटम में हमने देखा था। ठीक है, इसमें भी अगर हम इसको ना भी यूज़ करें अलाइन कंटेंट को, तो ये देखें ऑटोमेटिकली ये बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रेच ही होने वाली हैं चीज़ें। अच्छा, द सेंटर वैल्यू डिस्प्ले द फ्लेक्स लाइन इन द मिडल ऑफ द कंटेनर। ठीक है। अगर हम इसको वैल्यू क्या कर दें, सेंटर दे दें, तो फिर ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें अब सेंटर में आ जाएंगी। ये इस तरह से सेंटर में आ गई। ये फ्लेक्स रैप की वजह से। ठीक है, जब हमारे पास बॉक्सेस ज़्यादा आ जाएंगे तब ये चीज़ें काम की हैं। 2 रोज या 3 रोज में काम कर रही हैं। अगर तो एक रो थी फिर हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी तब तक। फिर फ्लेक्स नहीं, फिर फ्लेक्स अलाइन कंटेंट की इतनी ज़रूरत नहीं पड़नी थी। रो लाइन आइटम के साथ हम कर रहे थे। अब फर्ज करें मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अलाइन, ये फ्लेक्स रैप हो रहा है, अलाइन कंटेंट सेंटर आ गया। हम कहते हैं इसका अगर अलाइन आइटम्स फ्लेक्स स्टार्ट, एक मिनट, अलाइन आइटम्स, मिनट एक्स्ट्रा, अलाइन आइटम्स सेंटर। अच्छा, ये देखें, अब आपको समझ लगेगी इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। फर्ज करें हमने अलाइन आइटम सेंटर कर दिया, तो ये चीज़ें सेंटर में होनी चाहिए थी ना, ये दोनों बॉक्सेस, क्योंकि हमने तो यही रूल पढ़ा था अभी से पहले, जब तक वो एक लाइन में चीज़ें सारी शो हो रही थी। तो अलाइन आइटम के साथ चीज़ें सारी सेंटर में आनी चाहिए थी।
लेकिन ये 2 लाइन में आ चुकी हैं, इस वजह से हम मैंने आपको बताया कि लाइन कंटेंट की हमें ज़रूरत ही तब पड़ रही है जब चीज़ें 2 लाइन में आ चुकी हैं। अब हम चीज़ों को सेंटर में करना चाहते हैं, ठीक है? तो अब ये वाली जो चीज़ें हैं, ये अलाइन कंटेंट हैंडल कर रहे हैं, ठीक है? ये कंटेंट ये मज़ीद 2 लाइनों में हम इसके कंटेंट को किस तरह सेंटर में लेकर आएँगे, वो अलाइन कंटेंट के साथ हैंडल कर रहे हैं। अगर हम सेंटर में लेके आना चाह रहे हैं, इसको सेंटर में लेके आ जाएँगे। उसके बाद फ्लेक्स स्टार्ट के साथ ये फ्लेक्स ऊपर को चले जाएगी चीज़ें सारी, इसे रहने दें। क्या हो रहा है? स्पेस बिटवीन फ्लेक्स स्टार्ट के साथ ये हम चीज़ों को सेंटर में ले आए हैं, ठीक है? तो सॉरी स्टार्ट पे ले आए हैं। फ्लेक्स एंड करेंगे तो ये सारी चीज़ें ये नीचे आ जाएँगी, ठीक है? अच्छा ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो कंटेनर पे इम्प्लीमेंट कर सकते थे हम। तो वो इसके आगे सिर्फ ये बता रहे हैं कि अगर हमें किसी भी एलिमेंट को, ठीक है, इन द फॉलोइंग एग्जांपल कि वो हमें अगर किसी चीज़ को सेंटर में लेकर आना चाहते हैं तो वो किस तरह लेकर आ सकते हैं फ्लेक्स बॉक्स के साथ। तो इसने वही तरीका बता दिया कि सेट बोथ द जस्टिफाई कंटेंट एंड लाइन आइटम्स प्रॉपर्टीज टू सेंटर। तो इसके साथ क्या हो जाएगा, हम बॉक्स को किसी भी एलिमेंट को सेंटर में अगर लेकर लाना चाहते हैं तो इस तरह से ला सकते हैं। जस्टिफायर ने हॉरिजॉन्टली कर दिया और लाइन आइटम्स ने उसको वर्टिकली कर दिया। मार्जिन से वो चीज़ एग्जैक्ट नहीं होती थी, वर्टिकली नहीं होती थी। क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टली तो आपको पता है मार्जिन जीरो ऑटो करके हम कर लेते थे। ये चीज़ें वर्टिकली हम सेंटर में नहीं लेकर आ सकते थे इतनी इजीली। मुश्किल थी, लेकिन इसके साथ बहुत ज़्यादा आसान है। बिल्कुल, चीज़ें पहले भी होती थी। ये CSS3 में सिर्फ आसानी लाने के लिए टेक्स्ट बॉक्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया। करने को हो सकती हैं, पहले सारी चीज़ें होती थी। जब ये जब ये फ्लेक्स बॉक्स नहीं आया था, तब भी चीज़ें होती थी। अब काम मज़ीद ईज़ी हो गया। हमारे पास उन्होंने एक प्रॉपर्टी, एक ऐसी चीज़, टूल एक ऐसा दे दिया है, एक मॉड्यूल ऐसा दे दिया है जिसके हम बॉक्सेस के साथ आसानी से खेल सकते हैं। हम इसको फ्लेक्सिबल बना सकते हैं और जहाँ चाहे चीज़ को इजीली मूव कर सकते हैं पेज में। क्लियर है अब? एक चीज़ आपने ज़हन में, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सिर्फ लेआउट बनाने के लिए है, लेआउट को एडजस्ट करने के लिए प्रॉपर्ली। बाकी सारी चीज़ें हम पहले से ही कर चुके हैं। ये सिर्फ एक एडिशनल मॉड्यूल के तौर पे आज हम सीख रहे हैं। ठीक है? हाँ, ये फ्लेक्स कंटेनर हमारा हो चुका है। आगे इसके बाद आगे फ्लेक्स आइटम की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और फिर हम देखेंगे फ्लेक्स के बाद रिस्पॉन्सिव करना। पहले हमने मीडिया क्वेरीज़ वैसे कर ली हैं, ठीक है? कि रिस्पॉन्सिव करना। अगर फ्लेक्स बॉक्स भी साथ यूज़ करते हैं, फिर रिस्पॉन्सिव करना कितना आसान है, उसमें एक एग्ज़ाम्पल दी गई है। उसको कर लेंगे। तो अभी अज़ान स्टार्ट हो गई है, इंशाल्लाह नमाज़ के बाद कंटिन्यू करते हैं दोबारा से। ओह! रिकॉर्डिंग भी चलें चला दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा फ्लेक्स आइटम्स। अच्छा अभी जो पीछे कुछ जो प्रॉपर्टीज़ देखी हैं अभी हमने, वो फ्लेक्स कंटेनर के साथ यूज़ करने के लिए इस डिव को हम जितनी भी अभी इम्प्लीमेंट कर रहे थे, वो इस डिव पे इम्प्लीमेंट कर रहे थे, फ्लेक्स कंटेनर के लिए। अब ये फ्लेक्स, अब जो आगे जो आ गई हैं प्रॉपर्टीज़ कुछ,
ये फ्लेक्स आइटम्स जो इसके अंदर जो आइटम्स हैं इसके साथ इम्प्लीमेंट करने के लिए आ गए हैं कि अब हम इनके साथ भी खेल सकते हैं, इजीली किसी भी एलिमेंट को किसी भी पोजीशन पे लेकर जा सकते हैं। चीजें हमने वैसे ही लिखी होंगी, इस इधर हम कुछ भी नहीं कर रहे होंगे ऊपर नीचे, ठीक है। हम किसी भी चीज को आगे पीछे कर सकते हैं। अब वो किस तरह करेंगे? सबसे पहले द फ्लेक्स आइटम प्रॉपर्टीज आर, ये अब आइटम्स की आ रही हैं, अब ये कंटेनर की नहीं आ रही है, आपने ज़हन में रखना है। एक ऑर्डर, ऑर्डर की एक प्रॉपर्टी मिल गई है हमें कि हम किस बॉक्स को किस पॉइंट पे रखना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक, फ्लेक्स बेसिस, फ्लेक्स, ठीक है। ये फ्लेक्स भी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। और उसके बाद लाइन सेल्फ। लाइन आइटम्स में क्या होता था कि हमारे पास जितने भी आइटम्स थी अंदर फ्लेक्स कंटेनर के अंदर जितनी भी चीजें थी, हम उन सारों को अलाइन कर रहे थे, ऊपर नीचे कर रहे थे। हाँ, अब ये अलाइन सेल्फ का मतलब है कि किसी खास एलिमेंट को हम किस जगह पे लेकर आना चाहते हैं। बाकी जितने भी इसके अंदर चिल्ड्रन है वो जैसे मर्जी काम कर रहे हैं, अगर हम किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को ऊपर नीचे करना चाह रहे हैं तो ये उस चीज के लिए प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले ऑर्डर की प्रॉपर्टी देखते हैं। फर्ज करें हमारे पास ये जो कोड लिखा हुआ है, ये वाला 1 2 3 4 इस तरह लिखा हुआ था। हम ऑर्डर की प्रॉपर्टी यूज करके ये 4 नंबर वाले बॉक्स को इस पॉइंट पे ला सकते हैं कि इसको पहला ऑर्डर कर दो। इस एलिमेंट को तीसरे नंबर पे लेकर जा सकते हैं। वो किस तरह, ये देखें, इसका एग्जांपल देखें यहाँ पे। अब एक चीज ये मजीद, जब मैंने कहा कि ये प्रॉपर्टीज हर एलिमेंट के लिए है, तो इसे हम हर एलिमेंट के लिए ही यूज करेंगे, हर सिंगल एलिमेंट के लिए यूज करेंगे। नहीं नहीं, हाँ, फ्लेक्स की प्रॉपर्टी अब उन्हीं चीजों पे इम्प्लीमेंट होंगी, ये फ्लेक्स कंटेनर पे इम्प्लीमेंट नहीं होंगी, ठीक है। उस उससे कुछ नहीं, वो कंटेनर वो खुद से बना हुआ है, ये कंटेनर ये पहला ये खुद से बना हुआ है। अब ये जो ऑर्डर की प्रॉपर्टी है ना, ऑर्डर की प्रॉपर्टी, ये हम इस डिव को पे इम्प्लीमेंट करेंगे। किस तरह से? फर्ज करें यहाँ पे हमारे पास 4 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4, 4 बॉक्सेस हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर तो हम ना करते, स्टाइल किसी को भी ना देते, यानी इसने बाय डिफॉल्ट किस तरह ही शो होना है। लेकिन देखिए हम HTML के कोड में चेंजेस नहीं कर रहे, एलिमेंट को ऊपर नीचे नहीं लेकर जा रहे, हम इस तरह नहीं कर रहे कि 4 नंबर को इधर लेकर आ रहे हैं। हम CSS की मदद से इसको चेंज कर रहे होंगे। CSS की मदद से या तो आप क्लास देकर क्लास के साथ ही ऊपर खेल लें, या फिर डायरेक्टली आप जिस तरह भी इनलाइन स्टाइलिंग करते हैं। आपने कहा कि लास्ट वाले एलिमेंट को किस पॉइंट पे शो करवाओ, ऑर्डर 1, ये पहले नंबर पे ले आओ। तो वो देखें, ये इस एलिमेंट को ये पहले नंबर पे लेकर आ गया ऑर्डर की वजह से। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, अगर आप क्लास दे के इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वो फिर जाहिर सी बात है आपको हर एक के साथ यहाँ पे क्लास लगानी पड़ेगी, और बाद में ऊपर आप उसको टारगेट करके भी चेंज कर सकते थे। लेकिन इसमें इनलाइन छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है, आपने क्या किया, डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिए। आप इसी को ऑर्डर 3 करके 3 पे ले जाएं, ठीक है, इसको 1 पे रख दें, ठीक है, ये 1 पे रह गई, इसको आप 3 पे ले आए 4 नंबर वाले को। इसमें हर एलिमेंट के लिए, हर चाइल्ड के लिए लहदा से यूज करते हैं, तो आप इसमें भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं स्टाइल देकर ही। बल्कि इसमें समझने में फिर आसानी रहेगी अगर आप इनलाइन यूज करते हैं तो। बजाय आप क्या करें, आप पहले यहाँ पे क्लास दें, क्लास कह लें कि
फर्स्ट आइटम, मैं आपको कहता हूँ कि ये फर्स्ट आइटम, ये ऑर्डर 1 नंबर पे था और ये ऑर्डर किसमें था, ये 3 नंबर पे था। इस तरह ही था ना पहले। अच्छा, मैंने इसको दे दी क्लास। अब यहाँ पे हम इस तरह भी कर सकते हैं कि ठीक है, डॉट फर्स्ट आइटम, यहाँ पे ऑर्डर 1, इस लास्ट वाले एलिमेंट को पहले पे ले आओ। तो ये इस तरह भी काम कर रही है। लेकिन इस तरह प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा हो गया, हमने इसको क्लास भी दी, फिर उस पर CSS ऊपर जाके इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, हम इसमें क्या कर सकते थे, इनलाइन स्टाइलिंग से भी वो काम जल्दी जल्दी कर लेंगे। द ऑर्डर प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द ऑर्डर, कि हम आइटम को किस पॉइंट पे लेकर आना, किस ऑर्डर पे लेकर आना चाहते हैं, वो ऑर्डर की प्रॉपर्टी के साथ हम कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट वो कहता है कि इसकी वैल्यू क्या है, 0। बाय डिफॉल्ट तमाम एलिमेंट्स की वैल्यू 0 है। तो जब 0 है तो हमने उसको फिर जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है वो उस तरह ही शो हो जाएगी। तो उसके बाद फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी। The flex grow property specifies how much a flex item will grow relative to the rest of the flex items. Flex grow property क्या करती है, ये स्पेसिफाई करती है कि एक आइटम ये कितना ग्रो करना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये रिलेटिव किस चीज से कर रही है, बाकी फ्लेक्स आइटम से भी। ठीक है, बाकियों को हमने कितना ग्रो किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, इसके एक एग्जांपल देखें। सबसे पहले यहाँ पे ये एक फ्लेक्स आइटम है, ये दूसरा और ये तीसरा। ये तीसरे वाला ये बड़ा हुआ है, इस, इसकी लेंथ ज्यादा है। इसकी लेंथ ज्यादा क्यों है, कि यहाँ पे इसने इसको 1 नंबर दिया, इसको कितना दे दिया, 1 जमा 1 कितना हो गया, 2, और ये 8, 10। तो अब इसने क्या किया, इसने इस फ्लेक्स कंटेनर को कंसीडर किया कि ये 10 गुना है। ठीक है, ये 10 गुना है एक चीज, उसमें से एक हिस्सा इसने पहले वाले एलिमेंट को दे दिया, ये इसको, ये दूसरा कॉलम जो है, एक हिस्सा इसको इम्प्लीमेंट कर दिया और बाकी 8 हिस्से किसको इम्प्लीमेंट कर दिए, तीसरे वाले को इम्प्लीमेंट कर दिए। ये 8 हिस्से ही बनता है। जो छोटी स्क्रीन में पता नहीं, इसमें आपको पता लग रहा होगा। इसको आप इस तरह देख लें, 2, 2, 6। ठीक है, अब ये देखें, इसने 60% जगह ली हुई है और इन दोनों ने मिलके 40% जगह ली हुई है। अगर हम इसको 8 कर देंगे तो ये वाली चीज और बढ़ जाएगी। फिर अब क्या कंसीडर होगा, ये टोटल जो है ये 12 बन चुका है। ये देखिए, उसको डिवाइड कर दिया उसने। अब सारी चीजों को 12 पे डिवाइड करके टोटल कंटेनर को 12 पे डिवाइड कर दिया, और उसमें से 2 हिस्से इसको दे दिए, 2 हिस्से इसको दे दिए, बाकी 8 हिस्से इसको इम्प्लीमेंट कर दिए। ये 12 मरले जगह बन चुकी है। हम अपनी मर्जी से बिल्कुल 20 मरले भी जगह बना सकते हैं, उसको ऑटोमेटिकली उस पर डिवाइड कर देगा उसकी विड्थ को, लेंथ को। नहीं, कॉलम की फिक्स नहीं हम कर रहे, हम यहाँ पे यानी कि टोटल इसने यहाँ पे हमने पढ़ा ना कि हम जो भी दे रहे हैं नंबर, जितना भी ग्रो कर रहे हैं, ये रिलेटिव टू द रेस्ट ऑफ द फ्लेक्स आइटम्स, ये बाकियों के साथ हमने बाकियों को कितना किया हुआ है उसके हिसाब से रिलेटिवली ग्रो कर रहा होगा। ये डायनामिकली करेगा, जो भी वैल्यू देंगे। अगर हम इसके साइज को इंक्रीज कर देते हैं, इसने ऑटोमेटिकली ही
खुद को कर देना। तो ये भी रिस्पॉन्सिव करने में, ये देखिए ये बेसिकली ये चीजें रिस्पॉन्सिव बन रही हैं। ठीक है। अच्छा, द फ्लेक्स, ठीक है, ये क्लियर हो गया ना ग्रो। The flex shrink property. The flex shrink property specifies how much a flex item will shrink relative to the rest of the flex item. कि एक फ्लेक्स आइटम कितना ज़्यादा श्रिंक करना चाहिए, और ये भी कंसीडर किया जाएगा ये बाकियों के हिसाब से। जितनी भी मजीद इसके अंदर आइटम्स हैं उसके हिसाब से ही ये अपने आप को श्रिंक करेगा। तो कहते हैं द वैल्यू मस्ट बी अ नंबर, कि वैल्यू हमेशा ये नंबर ही होना चाहिए। डिफॉल्ट वैल्यू इज 1। डिफॉल्ट वैल्यू इज 1। तो जितना ज़्यादा इसका नंबर बड़ा होगा उतना ज़्यादा ये श्रिंक करेगा। तो जब हमने इसको 0 कर दिया तो बाकियों का नंबर 1 है। तो जब हमने इसको श्रिंक 0 कर दिया तो ये अब श्रिंक कम कर रहा होगा, अपने आप को ये ग्रो कर रहा है। तो अगर हम इसका नंबर इंक्रीज कर दें तो ये मजीद श्रिंक करेगा। इसकी एग्जांपल डेमो करके दिखा देते हैं। अच्छा, ये देखें, बाय डिफॉल्ट हमारे पास एलिमेंट के साइजेस कुछ इस तरह से हैं, यानी कि ये टोटल इसकी विड्थ है हर एलिमेंट की इस टाइम, और ये अभी इक्वल है। ठीक है। जब हमारे पास इसकी विड्थ कम होती है तो देखें आपने ये देखना है कि बाकी चीज़ें अब श्रिंक करना शुरू हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन वो अपने आप को कम श्रिंक कर रहा है, जिसको हमने फ्लेक्स श्रिंक 0 कर दिया। वो दूसरी चीज़ों की निस्बत अब श्रिंक नहीं कर रहा क्योंकि हमने उसको 0 कर दिया। और अगर हम इसकी इंक्रीज कर दें 2, तो ये अपने आप को ज़्यादा श्रिंक करना शुरू कर देगा। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू सारों की इतनी है। अब वो स्पेसिफिक एलिमेंट जो है वो श्रिंक हो रहा है दूसरों की निस्बत डबल। ठीक है, क्योंकि बाकी तो एक की निस्बत से हो रहे हैं। ठीक है, अब इसने अपने आप को रिलेटिवली उनसे डबल करना शुरू कर दिया। ठीक है। ठीक। तो ये जितनी भी हम प्रॉपर्टीज अब पढ़ रहे हैं ये हर सिंगल आइटम के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर हमने किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को करना है तब ये उसके लिए पढ़ रहे हैं। क्लियर है। The flex basis property. The flex basis property specifies the initial length of a flex item. हम किसी भी आइटम की इनिशियल लेंथ को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये इनिशियल लेंथ हम फ्लेक्स बेसिस के साथ कर दें या फिर विथ के साथ कर दें, ये सेम एक ही चीज़ है। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास विथ 100 पिक्सल है, और यही चीज़ अगर हम फ्लेक्स बेसिस दे दें यहाँ पे तो सेम उस तरह ही काम कर रहा होगा। देख लेते हैं। तो फ्लेक्स की बेस जो है वो 200 पिक्सल थी। अगर हम 100 पिक्सल ही इसको कर दें, बाकियों की विड्थ कितनी है 100 पिक्सल, इसकी हमने विड्थ कितनी कर दी 200 पिक्सल। अगर हम इसको विड्थ के साथ भी करें तो ये सेम ही काम करेगा, इसका कोई फर्क नहीं। ठीक है। तो यानी कि अगर हम फ्लेक्स यूज कर रहे हैं तो फ्लेक्स बेसिस भी यूज कर सकते हैं या फ्लेक्स विड्थ यूज कर लें, वो सेम चीज़ है। लेकिन ये फ्लेक्स बेसिस जो है ये सिर्फ उस टाइम इम्प्लीमेंट होगी जब हमने इसके पेरेंट एलिमेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स किया होगा, वरना ये चीज़ वर्क नहीं करेगी। क्लियर है। उसके बाद फ्लेक्स की प्रॉपर्टी आ गई। ठीक है, ये वो कहता है द फ्लेक्स प्रॉपर्टी इज अ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फॉर द फ्लेक्स ग्रो श्रिंक और फ्लेक्स बेसिस। ठीक है, अगर हम तीनों चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तीनों चीज़ों को
इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो बजाय अलग अलग लिख दें, हम एक साथ ही इसको लिख सकते हैं। पहले नंबर पे क्या चीज़ आ जाएगी, फ्लेक्स ग्रो हमने किसी चीज़ को कितना करना है, दूसरे नंबर पे फ्लेक्स श्रिंक कितना करना है, और तीसरे नंबर पे फ्लेक्स बेसिस कि अगर हम उसकी विड्थ किसी को कितने देना चाहते हैं। उसके बाद अलाइन सेल्फ। अलाइन सेल्फ के बारे में मैंने बताया था कि जो अलाइन आइटम्स है उसके साथ हम डिफाइन करते हैं कि अंदर जितने भी चिल्ड्रन है उनको अलाइन किस तरह से करना है। लेकिन अगर किसी खास एलिमेंट को हम एक अलग तरह से अलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अलाइन सेल्फ की प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। अभी ये देखें, अच्छा जब हमने इस फ्लेक्स कंटेनर को हाइट दे दी 200 पिक्सल, आपने देखा था कि अगर हम अलाइन आइटम्स को यूज ना करें तो अंदर के जितने भी कंटेंट थे वो ऑटोमेटिकली उसको कौन सी वैल्यू मिल रही थी, स्ट्रेच की। अलाइन आइटम स्ट्रेच ही हो रहे थे ना। ये देखिए, सर्च करेंगे ALIGN अलाइन आइटम्स, अगर हम फ्लेक्स स्टार्ट कर दें तो ये चीज़ें ऊपर जा रही थी, अगर हम फ्लेक्स एंड कर रहे थे वो चीज़ें सारी नीचे की आ रही थी। अगर हम कुछ भी इम्प्लीमेंट ना करें तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या थी, स्ट्रेच थी। लेकिन हम चाहते हैं कि इस खास एलिमेंट को स्ट्रेच हो जाए या सेंटर में आ जाए, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अब अलाइन सेल्फ को यूज करेंगे। अब अलाइन सेल्फ किस तरह करेंगे, हम इसमें जाके लिखें स्टाइल अलाइन सेल्फ, किस जगह बनाना चाहते हैं, सेंटर में, तो हमने अलाइन सेल्फ सेंटर, तो ये देखें चीज सेंटर में आ गई। ये स्पेसिफिक किसी आइटम पे अगर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, हम इसी को अगर एंड पे लेकर आना चाहते हैं, फ्लेक्स एंड, फ्लेक्स एंड पे आ जाए, हम चाहते हैं कि ये वाला एलिमेंट स्ट्रेच हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम सिर्फ स्ट्रेच कर देंगे, स्ट्रेच, किसी खास एलिमेंट को स्ट्रेच कर दिया, ठीक है। हम चाहते हैं कि पहले वाला एलिमेंट ये क्या हो जाए, बॉटम पे आ जाए, हम क्या करेंगे, अलाइन सेल्फ फ्लेक्स एंड, तो हम इसकी मदद से अलाइन सेल्फ की मदद से किसी खास एलिमेंट के साथ भी खेल सकते हैं, ठीक है, क्लियर। मल्टीपल भी लगा सकते हैं, और ये भी था, बिल्कुल ग्रिड काम करेंगे, रो और ग्रिड यानी कि रो के अंदर कॉलम बनाकर, बिल्कुल टेबल का सिनेरियो चल रहा होगा। और ये मैं अभी करके दिखा रहा था आपके आने से पहले इन सारों को, ठीक है। हमने फर्ज करें यहाँ पे एक रो बना लिया, इसके अंदर हम कुछ जितने चाहे हम कॉलम बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने एक सेक्शन मेन का बना लिया, इसके अंदर हम जितने चाहे मजीद कॉलम बना सकते हैं। इसी तरह फुटर के अंदर हम मोस्टली सिर्फ एक कॉलम यूज करते हैं, मेन कंटेंट के लिए हम दो कॉलम यूज कर रहे होते हैं, तीन कॉलम यूज करते हैं, और क्या कहते हैं, हेडर के लिए हम एक या दो कॉलम यूज करते हैं मोस्टली, और नेविगेशन बार के लिए अगर एक यूज कर रहे हैं तो फिर हमें फ्लैश लगाने की जरूरत भी नहीं है। ये तो हमारी यूज केस में है ना कि हम कितना यूज करते हैं। फर्ज करें हम यहाँ पे अगर वेबसाइट में मिसाल दूं, यहाँ पे, ठीक है, तो इसको फर्ज करें ये हेडर का सेक्शन है हमारा, इसको दो सेक्शन पे डिवाइड किया गया, ठीक है। ये पूरा सेक्शन ये एक फ्लेक्स कंटेनर है,
यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। इसके अंदर दो कॉलम बने हुए हैं, एक साइड पे लोगो लगा हुआ है और एक साइड पे, ठीक है। ये स्पेस सराउंडिंग, ये स्पेस बिटवीन कहलाएगा। बिटवीन क्यों कहलाएगा? ये चीज यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गई है। हाँ, उसकी विथ कंटेनर यानी कि पूरे पेज के कंटेनर की विथ हमने कम की हुई है। उसके बाद ये वाला जो सेक्शन आ गया, इसमें हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी फ्लैक्स करने की। उसके बाद फर्ज करें, उसके बाद दोबारा नीचे एक सेक्शन आ जाता है, ठीक है। इसके अंदर हमने 3 कॉलम बनाए हुए हैं। कौन सा बैक पे? ये बैकग्राउंड कलर, ये बैकग्राउंड कलर, ये एक लाइन में, बिल्कुल एक लाइन में। तो अलाइन के लिए ना हम ऐसा करते हैं कि फर्ज करें ये पूरा पेज है, पूरे पेज को हम कहते हैं पेज रैपर। हम इसे कहते हैं रैपर, के रैप कर दो। हम इस रैपर को देते हैं यहाँ पे ऐसे करके, रैपर को मैक्स विथ 1000 पिक्सल, हमने इसको मैक्स विथ दे देनी है कि 1000 पिक्सल, 1000 पिक्सल से ज़्यादा ना बढ़े, ठीक है। ये स्क्रीन का साइज तो काफ़ी बड़ा है, ठीक है, 1000 पिक्सल से ज़्यादा है फर्ज करें। तो हमने कहा कि मैक्स विथ जो है ना इस चीज़ की, कंटेनर की, इस रैपर की, यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसके अंदर हर चीज़ ने रैप होना है, ठीक है, उसकी विथ कितनी होनी चाहिए? 1000 पिक्सल। बाद में इसको हम सेंटर में ले आते हैं। तो सेंटर में लाने के लिए हम क्या करते हैं? मार्जिन 0 ऑटो। अब जितनी भी चीजें हैं हमारे पास पेज के अंदर हम लिख रहे हैं, ठीक है, वो सारी सेंटर में लाने के लिए हमने क्या करना है? ये जितनी भी चीजें हैं, इसको हमने रैपर के अंदर ले आना है। अब ये जब ये रैपर के अंदर आ गई हैं, इसका कोड ना अलग तरीके से लिखा हुआ है। इसका कोड देखें आप, टेक्ना डॉट वेब ऐप, इसका कोड मैंने खुद से सारा लिखा हुआ है तो मैं समझा सकूंगा आसानी से। अच्छा, इसको फ्लेक्स के साथ बनाया हुआ, एक मिनट, लेकिन ये होम रैप, मिनट, इसमें रूट किया था। अच्छा, इसका कोड भी मैंने फ्लेक्स के साथ लिखा हुआ है। एक वेबसाइट ढूंढने दें जिसका कोड कंटेनर के साथ लिखा हो। नहीं, वो सारी चीज़ें भी उसके साथ ही बनी हुई, फ्लेक्सबॉक्स के साथ बनी हुई उसमें मोस्टली चीज़ें। क्या चीज़? इसमें ये जो है ना, ये जितनी भी वेबसाइट्स ये बनी हुई हैं, ये सारी फ्लेक्सबॉक्स के साथ इसमें इम्प्लीमेंट किया गया है।
वेबसाइट को भी, इस वेबसाइट को भी, और ये थीम था। इसके बाद ये जो बनाई थी इसको देख, इसमें एरर आ चुका है। चलिए मैं ना क्या कहते हैं, ये नेक्स्ट लेक्चर में जब हम वो बनाएंगे, बूटस्ट्रैप के बाद लेआउट बनाएंगे, उस टाइम मैं आपको प्रॉपरली इसको एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि किस तरह लेआउट का एक लेक्चर होना है, उसमें आपको प्रॉपरली रैपर के साथ रैप करके हेडर सारी चीजें मैं करके दिखाऊंगा, फिर आपको बेहतर समझ लग जाए। बैक पे किस तरह शो हो रही है मतलब? अब मैं आपको ना बल्कि इसका कोड कर लेते हैं, कोड दोबारा से लिख लेते हैं यहाँ पे। चलिए आपको लाइव करके दिखाते हैं। हम बनाते हैं यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट, माई वेबसाइट के नाम से। ठीक है, यहाँ पे वेबसाइट बन गई। इसको ओपन कर लेते हैं VS कोड में। इसमें फाइल बना ली हमने index.html की। ठीक है, मेन वेबसाइट की फाइल आती है हमारी। वेबसाइट के लिए खोला है क्या हमने? अच्छा अभी ये देखें, ये पेज खाली है हमारे पास, हम समझे एक न्यू वेबसाइट ही बना रहे हैं। हमने सबसे पहले यहाँ पे लिखा रैपर, एक रैपर बन जाए। मेक अ स्टाइल रैपर, रैपर को हमने विड्थ दे दी 980 पिक्सल मैक्स विड्थ, कि इसमें 980 पिक्सल से ज़्यादा बड़ा नहीं होना। 900। इसके बाद हमने एक इसको कह लें कि बॉर्डर भी दे दिया ताकि आपको समझ लगे। 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, इसको हाइट दे लें कुछ समझने के लिए, ताकि आपको पता लगे कि हमारा रैपर जो है कितना बड़ा है। हम इसे कहते हैं हाइट, नहीं उसे भी ज़्यादा बड़ा कर लेते हैं, 200 PH कर लेते हैं। हम इसमें अभी फिर एक पैराग्राफ लिखते हैं लॉग के साथ।
अच्छा देखें, अभी ये चीज़ यहाँ पर आ रही है, और जो इसकी जो मैक्स विड्थ है ना, वो 980 पिक्सल पे आगे रुक चुकी है। ठीक है, 980 पिक्सल पे आगे रुक चुकी है अभी। अब इसको सेंटर करने के लिए हमने क्या किया, मार्जिन 0 ऑटो। अब ये चीज़ सेंटर में आ चुकी है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या करना है, इस रैपर के अंदर हम जितने चाहे सेक्शन बनाएंगे। ठीक है, हम कहते हैं कि एक हेडर का सेक्शन बन जाए। ठीक है, कि इसमें हमने लोगों को लगा दिया। उसके बाद हम एक सेक्शन बनाएंगे जिसमें हमारे पास नैव बार आ जाएगा। नैव बार लगाएंगे। इसके बाद हम एक बनाएंगे सेक्शन, मेन का सेक्शन, जिसमें हमारे पास मेन कंटेंट शो हो रहा होगा। उसके बाद हम बनाएंगे एक फुटर का सेक्शन। ये हमारे पास चार, देखें ये चार सेक्शन बन जाएंगे, लोगो, नेवर, मेन और फुटर। अभी तक हमने हाइट किसी को भी नहीं दी। ठीक है, फर्ज करें हम कहते हैं हमारे पास लोगो की हाइट, ये हेडर सेक्शन की हाइट हमारे पास 150 पिक्सल होती है। हमने कहा हेडर हाइट 150 पिक्सल, और इसका हम कहते हैं टेक्स्ट लाइन। इसको हम सेंटर में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं लोगो। ठीक है, और उसके बाद इसको बॉर्डर दे दें ताकि हमें पता लगे कि हाइट हेडर कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है। इसको हमने दे दिया बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और इसको हम कलर थोड़ा सा लाइट सा वो दे देते हैं, ग्रे टाइप के लिए हमने ये सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये लोगो का सेक्शन आ गया हमारे पास, हेडर का सेक्शन आ गया। उसके बाद नेवर। ठीक है, नेवर की स्टाइलिंग कर लें। नेवर को हम कहते हैं कि नेवर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, नेवर तकरीबन 60 पिक्सल का कह लें। ठीक है, उसको भी हमने टेक्स्ट लाइन सॉलिड कर दिया, और उसको भी बॉर्डर सेम यही दे दिया। नेवर, ये नेवर हमारे पास आ गया। ठीक है, उसके बाद तीसरा हमारे पास सेक्शन आ जाएगा मेन कंटेंट का। तो मेन कंटेंट के लिए हमने इसकी हाइट को कह दिया कि तकरीबन 800 पिक्सल इसकी हाइट हो जाए। ठीक है, अब ये मेन कंटेंट यहाँ से शुरू होकर, इस पॉइंट से शुरू होकर, ये मेन कंटेंट हमारा यहाँ तक आ रहा है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास कौन सा सेक्शन बचा, फुटर का सेक्शन। फुटर के सेक्शन में कह लें ये भी तकरीबन जितना नैप बार का साइज होता है तकरीबन ये भी उतना ही होता है। ठीक है, 60 कह लें या 50 पिक्सल पिक्सल कह लें। ठीक है, जब हमने फर्ज करें हमारा पेज अब कह लें कि यहाँ पे खत्म हो गया, तो हमने जो रैपर को जो हाइट दी हुई थी ना, हमें इसकी अब जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, ये देखें कि हमारे फुटर से ज्यादा ये साइज जगह ले रहा है। क्यों ले रहा है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमने इसकी हाइट को एडजस्ट किया हुआ, पहले से सेट किया हुआ। तो हम इसकी हाइट को यहाँ पे खत्म कर देते हैं। तो ये हमारा पेज टोटल जो है वो अब इस तरह का डिस्प्ले हो रहा है, एक लोगो, एक नैप बार, एक मेन, और एक ये फुटर सेक्शन। अब हम इस, हाँ, अब ये फ्लेक्स जो कंटेनर जो है ना, अब हमने किस तरह इम्प्लीमेंट करना है, अब ये देखें आप। अब हमने यहाँ पे बना लेनी है डॉट फ्लेक्स कंटेनर।
डिस्प्ले फ्लेक्स, ये एक फ्लेक्स कंटेनर बन गया। अब इस फ्लेक्स कंटेनर को ही हमने इन चीज़ों के अंदर, हेडर के अंदर यूज़ करें या फिर मेन के अंदर यूज़ करें या फिर फुटर के अंदर, कहीं पे भी यूज़ कर सकेंगे बाद में। हमने कहा डॉट फ्लेक्स कंटेनर, ठीक है, फ्लेक्स कंटेनर। अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर मजीद 2 सेक्शन बन जाएं सेम इस तरह के। ये हमारी जो वेबसाइट थी इधर गई, तो इसमें ओपन है, इसे बंद करते हैं, इसे बंद करते हैं, इस तरह की बन जाए। इसमें हमारे हेडर में कितने सेक्शन नज़र आ रहे हैं? 2 सेक्शन नज़र आ रहे हैं, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। तो हमने क्या करना है, हम कहते हैं कि हेडर लेफ्ट, हेडर राइट। हम कहते हैं हेडर कंटेनर। हमने इसको एक और क्लास दे दी। जो हेडर के अंदर फ्लेक्स कंटेनर है, हम उसकी स्टाइलिंग थोड़ी सी अलग करना चाहते हैं बाकी पेज की निस्बत। हो सकता है किसी में हमारे पास 3 कॉलम हो, किसी में हमारे पास 4 कॉलम हो। ऐसे ही है ना, जिस तरह यहाँ पर बने हुए। इसके अंदर हमारे पास 2 कॉलम में चीज़ें शो हो रही हैं, इसमें हमारे पास 3 कॉलम में चीज़ें शो हो रही हैं, इसमें भी 3 कॉलम में चीज़ें शो हो रही हैं, इसमें 1 कॉलम में चीज़ें शो हो रही हैं। तो हमने क्या करना है, अब हर चीज़ की स्टाइलिंग हमें अलग से भी कुछ करनी पड़ेगी। ऐसे ही है ना। अब हमने क्या करना है, इस हेडर कंटेनर के अंदर हम इसे कहते हैं कि ये वाले हमारे पास हेडर लेफ्ट सेक्शन में हमने लोगो लगाना था, ठीक है। ये हमारे पास लोगो का सेक्शन आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास कह लें कि हमारे पास कुछ मेन्यू शो हो रहा है। ऐसे ही है ना, एक साइड पे हेडर शो हो रहा है, एक साइड पे कुछ मेन्यू शो हो रहा है। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि हेडर कंटेनर है, हमने हेडर कंटेनर के लिए अलग से स्टाइलिंग करनी है। इसको फ्लेक्स की प्रॉपर्टी पहले से ही लग चुकी है, डिस्प्ले फ्लेक्स की। हमें उस प्रॉपर्टी को बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लास हमने वहां पर दे दी है एक मरतबा। तो बेशक उठा के ऊपर लिख दें ताकि समझ बेहतर लगे। ये हमारे पास ये जनरल प्रॉपर्टी है जो हर एक पे इम्प्लीमेंट हो रही है। अब हमने हेडर कंटेनर को कहा कि जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। अराउंड में तो क्या कहते हैं वो दोनों चीजें साथ में आ जाएंगी, लेकिन जब हमने स्पेस बिटवीन कह दिया तो ठीक है, लोगो लोगो वाला सेक्शन लेफ्ट साइड पे आ जाएगा और जो दूसरा सेक्शन जो है राइट कॉलम मेन्यू वाला सेक्शन, वो हमारे पास राइट साइड पे चला जाएगा। तो हमने हेडर कंटेनर, अब इसके अंदर देखें ये चीजें इस तरह से डिस्प्ले होंगी, ठीक है। एक साइड पे लोगो सेक्शन आ गया और दूसरे साइड पे मेन्यू सेक्शन आ गया। हो रही है चीजें क्लियर, ठीक है। अब बाद में इसको आप सेंटर में लेकर आना चाहते हैं, किस तरह करना है वो आहिस्ता आहिस्ता आप लोग इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। क्लियर है। तो अब फर्ज करें इसके अंदर हमने देख लिया ये। अब कह लें कि मेन के अंदर हम क्या करते हैं, मेन के अंदर भी हमने क्या करना है, सेम इसी चीज को इम्प्लीमेंट करना है। फ्लेक्स कंटेनर तो हमने लगा दिया है, लेकिन हम कहते हैं कि मेन कंटेनर, ठीक है। अब मेन कंटेनर के अंदर जो हमारे पास डिव बन रहे होंगे वो हमारे पास 3 आ जाएंगे। हमें लाजमी नहीं है उसको फिर इस तरह से क्लासेस देने की, ठीक है। हमारे पास मेन कंटेनर,
इसको स्पेस बिटवीन देंगे तो चलें, इसको आप कह लें कि कार्ड 1 हम इसे कहते हैं, कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3। हमारे पास हमने 3 कार्ड बना लिए। 3 कार्ड किस तरह बना लिए वो इस तरह कह रहे हैं। मैं इसको कार्ड 1 कह रहा हूँ, इसको कार्ड 2 कह रहा हूँ, इसको कार्ड 3 कह रहा हूँ। मेन कंटेनर के अंदर तो जो अंदर इसके जो डिव जो लगे हुए हैं मेन कंटेनर के अंदर, ठीक है, उसकी विड्थ हमें कितनी डिस्प्ले हो रही है यहाँ पर इस पेज में, ठीक है, 33% है। 33% है ना, तकरीबन कह लेंगे तीनों की विड्थ 33% है। विथ 33%। अब इसको भी बॉर्डर दे लें। और इसको हमने स्पेस जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है। वो तो अंदर वाले डिव को, तो ये तो सेल्फ हो गया ना, ये क्या कहते हैं कि अंदर चिल्ड्रन को हम टारगेट कर रहे हैं इसके साथ, तो चिल्ड्रन को जस्टिफाई कंटेंट करने की जरूरत नहीं है, वो हमने पेरेंट एलिमेंट को कर दिया, कंटेनर एलिमेंट को। तो देखिए ये 3 आइटम आ गए हैं। अगर इसको टेक्स्ट लाइन को सेंटर अब ना करें, ठीक है, तो ये आपका वो मसला हल हो गया जो आप अलाइनमेंट का पूछ रहे थे ना मुझसे पहले, कि किस तरह अलाइन किया गया है इन चीज़ों को, कि एक ही अलाइन में सारी चीज़ें आ रही हैं, वो फिर इस तरह से आ रही थी। ठीक है, एक लोगो सेक्शन भी इसी अलाइन में आ रहा है, ये कार्ड सेक्शन या यहाँ से लेकर यहाँ तक खत्म हो जाता है। ठीक है, बाद में इसमें इमेजेस लगाना, वो फिर जाहिर सी बात है इमेज भी लगाते रहेंगे, मेन्यू भी यूएल के साथ बनाएंगे, इस तरह से चीज़ें बाद में आप करते रहेंगे। जिस चीज़ को आपने बॉर्डर जो देना है वो बॉर्डर देंगे, जिस चीज़ में जो काम करना है वो करेंगे। क्या चीज़? हाँ, वो बैकग्राउंड, वो आप बॉडी को बैकग्राउंड कलर देंगे, ठीक है, वो आप बॉडी को कलर देंगे, ये बॉडी को बैकग्राउंड कलर दिया गया। ठीक है, और किसी को कोई समझ बाकी क्लियर चीजें? त्याग भाई करेंगे नहीं नहीं कर, वो तो जाहिर सी बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो तो बाकी चीजें करने से ही है प्रैक्टिस। ये इंशाल्लाह उस दिन भी आपको बना के दिखाऊंगा, एक पूरी वेबसाइट बना के दिखाऊंगा 1 घंटे में, कि किस तरह से 1 घंटे में बन जाती है। लेकिन जाहिर सी बात है फिर उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस लाजमी है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस पहले से होगी, हाथ सेट होगा, सीएसएस की कुछ प्रॉपर्टीज माइंड में होंगी जो रेगुलर यूज में आती हैं। ये जितनी भी चीज़ें मैंने अभी इस टाइम इम्प्लीमेंट की हैं, ये सारी पहले से माइंड में हैं, तो ये चीज़ें काम कर रही हैं। तो इसके लिए पहले से आप, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तभी ये चीज़ें तेज तेज होंगी, वरना इसमें मजीद जाहिर सी बात है छोटे से लेआउट में, वरना इंसान कई मरतबा स्टक आउट हो जाता है, ठीक है, फंस जाएगा यहाँ पे, कई मरतबा एक एक दिन लग जाते हैं लेआउट डिज़ाइन करने, लेआउट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने में। तो अज़ान से पहले पहले लेक्चर वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं इंशाल्लाह, जो थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं उसको भी कवर करते हैं, ये सारी चीज़ें बंद करें। हमने ये भी
कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी, ये भी, और ये भी कर लिया कवर। अलाइन सेल्फ में थे। अच्छा, अलाइन सेल्फ के बाद ये फ्लेक्स आइटम्स वाला पॉइंट, ये भी कवर हो चुका है तकरीबन। फ्लेक्स कंटेनर भी हो गया, फ्लेक्स बॉक्स ये कवर हो चुका है। हमारा फ्लेक्स बॉक्स का चैप्टर जो है ये कवर हो चुका है। अब सिर्फ फ्लेक्स रिस्पॉन्सिव, जब आपने मीडिया क्यूरीज की होंगी तो आपको रिस्पॉन्सिव करना मज़ीद आसान हो जाएगा। वो किस तरह आसान हो जाएगा? जब हमने इन चीज़ों को फ्लेक्स किया हुआ है पहले से ही, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट हम डेस्क लैपटॉप और डेस्कटॉप में चीज़ें इस तरह से डिस्प्ले करवा रहे होते हैं, ठीक है? 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम एक ही स्क्रीन में। जैसे ही हम छोटी स्क्रीन में पहुँचते हैं 800 800 पिक्सल पे, ये एक मीडिया मीडिया क्यूरीज हमने कल किया हुआ है। जब आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको समझ लग जाएगी। ठीक है, ये मीडिया क्यूरीज किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे ही हम 800 पिक्सल या उससे कम पे पहुंचते हैं, हमने इसको बता दिया कि फ्लेक्स कंटेनर की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, इसको कॉलम कर दो। तो जैसे ही हम इसको कॉलम कर देंगे वो सारी चीजें रो से ऑटोमेटिकली कॉलम में आ जाएंगी। तो वो मोबाइल के लिए ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल हो जाएगा। तो आपको सेम मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। इसके बाद इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिसको आप जाके कवर करना चाहें। आप क्या-क्या चीज़ें आप बना सकते हैं उसके बाद, ठीक है? एक रिस्पॉन्सिव इमेज ग्रिड बना सकते हैं इस तरह की, जो आप ये कर लेंगे फ्लैक्स पर। बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए करना, ठीक है? इसकी एग्जांपल आप जाके एक्सप्लोर करेंगे तो आपको पता लगेगा ये कितना आसान है। अच्छा, हमने इस वेबसाइट को लास्ट टाइम उसके साथ फ्लोट के साथ बनाना देखा था। अब ये सेम चीज़ मैंने आपको बल्कि करके ही दिखा दी है, अब आपके लिए वैसे मुश्किल नहीं है। यही सारी चीज़, इसको सिर्फ बैकग्राउंड कलर साथ लगा हुआ है ना, एक इज़ाफ़ी अगर बैकग्राउंड कलर भी इसको लगा दें हेडर को, हमारे पास ओपन कर लें। हम इसी चीज़ को अगर एक रैपर के बाद हेडर को एक बैकग्राउंड कलर टील, तो ये देखें टील लग गया। अब इस तरह आप खुद ही से बाद में बनाते जाएंगे, जो भी चीज़ आपको बनानी है जिस तरह के कलर, यानी कि ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, बाद में तो चीज़ें आपने करनी है खुद, ठीक है? जी, इमेज भी आप लगाएंगे यहाँ पे। फर्ज करें ना आप यहाँ पर आपने लोगो तो नहीं लिखना, जाहिर सी बात है आपने यहाँ पे इमेज लगानी है, तो हमने क्या इमेज लगाने पहले सीखा ही हुआ है ना, ठीक है? तो आप यहाँ पे जिस तरह इमेज लगा हुआ है लोगो का, आप लोगों के लिए आप लोगो इमेज बनाएंगे और उसको यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है? यहाँ वो तो जाहिर सी इमेज का सोर्स लगा के आप इमेज लगा देंगे। डिजाइनर का काफी काम है। हाँ, वो डेवलपर ने बाद में आगे, यानी कि ये डिजाइनर जो है ना, ये डिजाइन बने बनाए भी मिल जाते हैं अब तो, यानी कि मिल जाते हैं, इजीली मिल जाते हैं। बाकी ये अगर पता होगा तो आप बनाएंगे ना कुछ। फर्ज करें ना डिजाइनर ने आपको चीज बनाकर दे दी है, अब डिजाइनर किसी वजह से कल छुट्टी पे है, अब आप अपनी डेवलपमेंट तो नहीं ना छोड़ सकते, डेवलपमेंट तो आपने ही करनी है ना। अब फर्ज करें आप आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज यहाँ पे चेंज चाहिए, आप डिजाइनर की वजह से रुके तो नहीं रहेंगे। नहीं नहीं, फुल स्टैक डेवलपर में तो ये शामिल है सारी चीजें। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर जब तक नहीं है तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप कुछ आगे जाके बना सकेंगे। ये यूआई, ये मोस्टली यूआई जो है ना, यूआई डिजाइनर, वो आपको वो आपको डिजाइन करके दे देंगे वेबसाइट का स्ट्रक्चर फुल, कि आपकी वेबसाइट दिखनी किस तरह की चाहिए।
जब आपको पता लग जाएगा कि दिखनी किस तरह की चाहिए, फिर उस पे आप HTML और CSS के साथ फिर बाद में लिखना आपके लिए मुश्किल कुछ भी नहीं है। वो बहुत ईजी है। हाँ बिल्कुल, उसमें हर चीज़ तो आपके सामने आ जाएगी। फर्ज करें ना आप बिल्डिंग ये बनवाते हैं, फर्ज करें कोई भी आप बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें आपके ऑटो कैड जो इंजीनियर्स हैं ना, वो आपको घर का नक्शा बना के दे देते हैं। जब आपके पास नक्शा बना होगा, फिर मिस्त्री उस चीज़ को साथ ही तेज़ी से बना लेगा उस तरह का। अगर मिस्त्री के पास वो नक्शा ना हो पहले से, फिर उसको सोचना भी पड़ना है किस चीज़, कौन सी चीज़ कहाँ पे लगानी है, कौन सी ईंट किस जगह पे लगानी है, घर पे माइट किस तरह निकालनी है, फिर उसको उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा मिस्त्री को खुद से करने में। जो फ्रीलांसर्स है ना, फिर उन्होंने ज़ाहिर सी बात है क्या कहते हैं, जब अगर आपके पास क्लाइंट आपको ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो क्लाइंट इतना बड़ा नहीं है, तो आपको कहता है कि ठीक है, उसने आप घर से बाहर निकला, अरे ये चौक से जाके मिस्त्री पकड़ के ले आया, जो मर्जी जो मर्जी बना दो। फिर उस मिस्त्री ने क्या करना होता है, उस मिस्त्री ने उसको क्या कहते हैं बताना होता है कि इथे ऐ बना दी है, इथे ऐ बना दी है, इथे ऐ बना दी है। उसने एक वेबसाइट पहले से बनी बनाई दिखानी है कि यार इस तरह की वेबसाइटें बनती हैं, जिस तरह अगर आपको क्या इस तरह की पसंद आ रही है, इस तरह की बना दें। ठीक है, आप डिजाइन पहले से बना बनाया उसको दिखा देंगे। और इंटरनेट में पहले से करोड़ों वेबसाइटें बनी हुई हैं, उसने आपको कहना है कि हाँ ठीक है, मुझे ऐसी एक बना दो। आपने उससे कलर स्कीम का पूछना है, कलर स्कीम किस तरह की रखें। ठीक है, 2-3 आपने कलर स्कीम उसको बता देने। ठीक है, उसने आपको बताना है कि मेरे बिजनेस में ये थीम चलता है, ये कलर स्कीम चलती है। ठीक है, आपने उसको कलर थीम के हिसाब से आपने उसकी वेबसाइट डिजाइन कर देनी है, दूसरी वेबसाइट को देखते हुए। क्लियर है? तो हमारा ये CSS फ्लेक्स बॉक्स का टॉपिक जो है ये कंप्लीट होता है, और इसी के साथ साथ फ्लेक्स बॉक्स के साथ साथ हमारे CSS भी कंप्लीट होती है। बाकी इसके अलावा अगर आप एडवांस में कुछ करना चाहते हैं, अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड कुछ सीखना चाहते हैं, ठीक है, मजीद और ग्राफिक डिजाइनिंग से मतलब आप डिजाइनिंग से रिलेटेड मजीद ट्रांजिशन वगैरह, तो वो सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं यहाँ पे, जिस तरह ट्रांजिशन या 3D ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये मोस्टली ये डिज़ाइनर्स के लिए काम आती है, मोस्टली मैंने आपको बताया पहले, जो वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे होंगे ये वो चीज़ें सीख रहे होंगे। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब तक आप, या फिर आप किसी ऐसे सॉफ्टवेयर उसमें ना चले जाएँ जहाँ पे मुसलसल इन चीज़ों पे काम हो रहा है, तब तक आपको इन चीज़ों को सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलें ये लेक्चर वाइंड अप करते हैं, 2-3 मिनट में अज़ान भी हो जाएगी। कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? जी?